एपिसोड शुरू होता है। ताइमिन को देखते हैं जो कि बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा था। तभी चांदनी कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लड़की को हमने नहीं मारा है। दोनों लोग पूछने लगते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। चांदनी कहता है हमारी जगह पर हम एक नए कल्प्रिट को बनाएंगे, हमें लिस्ट की जरूरत है और दोयंग हमें वो लिस्ट देगा। फिर दोयंग को देखते हैं जो चांदनी से बात कर रहा था और कहता है तुम ये सब कैसे कवर करने वाले हो। चांदनी कहता है मैं अभी क्लब के एमडी से बात कर रहा हूँ, पता चला है कि वो क्लब में रेगुलर आती थी। वो अक्सर अकेले आती थी और चाहे औरत हो या आदमी दोनों से पैसे ऐंठ लेती थी। क्लब ने उसे कुछ कहा नहीं था क्योंकि वो ज्यादा मुसीबत नहीं खड़ी कर रही थी, लेकिन जब तक कि उसका पाला योंगजी से नहीं पड़ गया। दोयंग कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि उसके साथ कोई भी नहीं है। तभी चांदनी कहता है कोरिया तो बहुत छोटा है क्योंकि सब कुछ हमारे साथ है। और देखते हैं इस वक्त उसके साथ क्लब का एमडी भी खड़ा हुआ था। खैर मदद करने की डील है तो बिना किसी डैमेज के क्लब फिर से खुल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं बचा है। दोयंग कहता है बाकी वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं। चांदनी कहता है वो लोग बाथरूम में खुद को साफ कर रहे हैं। देखते हैं योंगजी कपड़े बदल रही थी और कहती है जल्दी करो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ताइमिन कहता है अरे यार ये खून तो हाथ से छूट ही नहीं रहा है। फिर चांदनी को देखते हैं जो कहता है अगर हम किसी कल्प्रिट को इसमें शामिल कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे कि क्लब के आसपास कोई ऐसा क्रिमिनल रहता हो जिसने थोड़े क्राइम कर रखे हो। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा अगर उसके हाथों का साइज उतना ही हो जितना मेरा है, जैसे कि ये ठीक रहेगा कि वो क्रिमिनल ड्रंक था और उसने उस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन उस लड़की ने मना करा इसलिए उस किलर ने उसे मार दिया। मुझे लगता है ये अच्छा सिनेरियो बनेगा। तुम्हें नहीं लगता मैं एक अच्छा राइटर बन सकता हूँ और ऐसे वक्त पर दोस्त की मदद करना बुरी बात नहीं होती और इससे तुम्हारे फादर के राष्ट्रपति पद पर भी बढ़ावा मिल सकता है। तभी दोयंग कहता है चांदनी तुम होते कौन हो जज करने वाले, तुम बस मेरे एक एक्टर हो और मैं असली राइटर हूँ, इसीलिए सिनेरियो बनाना राइटर का काम होता है। क्यों मैंने सही कहा ना। चांदनी थोड़ी देर शांत रहता और कहता माफ करना, दरअसल मुझे लिस्ट के बारे में बात करनी थी। दोयंग कहता है कि मैं कुछ नाम भेज दूंगा इसलिए उनको रिपोर्ट कर देना। फोन कटने के बाद चांदनी गुस्से से कहता है ये गधे का बच्चा दोयंग का खुद को समझता क्या है। फिर देखते हैं दोयंग वापस आता है तो सेजिन वहीं पर बैठी हुई थी। दोयंग कहता है तुम्हारी अपॉइंटमेंट सही से गई, तुम इंतजार कर रही होगी ना। माफ करना मुझे कॉल आ गया था। सेजिन कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही, चलो घर चलते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। दोयंग कहता है तुम खा क्यों नहीं रही, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें स्टीक खाना है। तभी सेजिन कहती है कि तुम्हें याद है उस आदमी ने क्या कहा था जिसने कि इंजॉन दीदी को मारा था। उसने कहा था कि उसने कभी डिलीवरी ऑर्डर कर ही नहीं थी। क्या पता वो सच बोल रहा हो, क्या पता कि असली कल्प्रिट कोई और हो और उसके ऊपर किसी और के क्राइम का ब्लेम डाल दिया गया हो। दोयंग कहता है क्या तुम्हें उस खूनी की बातों पर भरोसा है। सेजिन कहती नहीं, मेरा मतलब नॉवल के अंदर भी असली कल्प्रिट कोई और ही निकलता है। तभी दोयंग कहता है सेजिन अगर सच में कोई और कल्प्रिट हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। सेजिन कहती है तो फिर मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसी तरह से जान से मार डालूंगी। तभी दोयंग हंसने लगता और सेजिन सोचने लगती है क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। दोयंग मुझे बहुत हल्के में लेता है, यही वजह है कि इस मामले में ये मुझ पर शक नहीं करता। ठीक है तुम ऐसे ही जीते रहना, तुम मुझे हल्के में ही लेते रहना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था पिछली रात एक क्लब में एक आदमी ने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करी, उसके बाद उसे जान से मार डाला। कल्प्रिट को सीन के ऊपर पकड़ा गया था और उसने पहले भी ऐसे क्राइम कर रखे हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहा है लेकिन विक्टिम की बॉडी पर उसका डीएनए मिला है। देखते हैं कि ये न्यूज सेजिन भी बैठी देख रही थी और सोचने लगती है ये तो उसी क्लब का नाम है जो कि दोयंग ने लिया था। मुझे यकीन है उस वक्त वो किसी लिस्ट के बारे में भी बात कर रहा था। ये सारी बातें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। फिर वो फोन पर पता करती है कि उस लड़की का फ्यूनरल कहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो टैक्सी में बैठती है और कहती है प्लीज मुझे शिम फ्यूनरल हॉल ले चलिए। और वो जाते हुए मन में भी कह रही थी मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ होगा, लेकिन दोयंग इन सब में इन्वॉल्व है तो मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है ये जो लड़की हो वो एक और विक्टिम हो। एक मिनट, मुझे याद आया जिससे दोयंग बात कर रहा था वो शायद चांदनी था, लेकिन उसने किसी और का भी जिक्र करा था, यानी चांदनी के साथ कोई और भी था। देखते हैं वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा हुडी पहना हुआ कोई खड़ा था। सेजिन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि ये ताइमिन यहाँ पर क्या कर रहा है। और ताइमिन सोचने लगता है वो हादसा मेरे लिए एक ऐसा जहर था जो कि मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई और उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। जिंदगी में पहली बार मैं किसी मरे हुए इंसान को देख रहा था। उसकी मौत
में मैं भी शामिल था। ये बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। क्या मुझे चांदनी को कॉल नहीं करना चाहिए था? लेकिन अगर मैं उसे कॉल ना करता तो इस रायते को कौन समेटता? शायद से मुझे योंगजी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे उसी वक्त रुक जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो लड़की बच कर निकल जाती और सबको सब कुछ बता देती तो मैं तो पूरी तरह से खत्म हो जाता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय दूसरों की बातें सुनने के। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ जो एलर्जी हुई थी उसका रिएक्शन लंबे वक्त तक मेरे साथ रहा। टीवी देखते वक्त भी मुझे जब लड़कियों के पैर दिख रहे थे तब मुझे वही पल याद आ रहा था जब मैंने उस लड़की के पैरों को पकड़ा था। और मुझे नहीं पता आखिर उसके बाद वक्त कैसे गुजरा है। इससे पहले मुझे रियलाइज होता मैं उस लड़की के फ्यूनरल हॉल तक पहुंच चुका था। फिर वही वक्त देखते हैं जब सेजिन ने ताइमिन को यहाँ पर देख लिया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो बेंच पर बैठी थी। वो कांग्यून को कॉल लगाती है। कांग्यून कहता है तुम अचानक से ताइमिन के बारे में क्यों पूछ रही हो? सेजिन कहती है मुझे लगता है कि मुझे कुछ तो पता चला है। वो लड़का जो ताइमिन है क्या वो सच में किसी को जान से मार सकता है? कांग्यून कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक है। हाई स्कूल के टाइम पर जब उसका डॉग मर गया था तो वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आया था। शायद से योंगजी हो सकती है या चांदनी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ताइमिन ये करे ये मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। तभी सेजिन कहती है मुझे लगता है कि मुझे एक क्रैक पता चला है। नेक्स्ट सीन में चांदनी को देखते हैं जो कह रहा था माफ करना मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन ये बताओ तुम अचानक से सनग्लासेस क्यों लगा कर आ गई? योंगजी कहती है मेरे डैड ने मुझे मारा। और ये सुनकर चांदनी जोर जोर से हंसने लगता है। योंगजी कहती है अगर मैंने कहा कि मैंने उसे जान से नहीं मारा तब भी मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में मेरे डैड हैं। चांदनी कहता है तुम्हें तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसको टकला कर देता। वैसे ये बताओ ताइमिन के बारे में, क्या वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? योंगजी कहती है किसे पता, उसने अपना फोन बंद कर दिया। वो डरपोक कहीं बिल में छुपा बैठा हुआ होगा। चांदनी कहता है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसका नेचर ही ऐसा है। खैर आज तुम बिल पे करने वाली हो, तुम्हारी गंदगी साफ करने में मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। योंगजी कहती है लेकिन वो लिस्ट क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उससे ये चीज कैसे बदल गई कि कल्प्रिट कौन था? चांदनी कहता है वो एक्स क्रिमिनल्स की लिस्ट है जो कि दोयंग मैनेज करता है। वो सोसाइटी में रहने वाले उन कीड़ों का इस्तेमाल करता है जिन्होंने पहले तो कुछ बुरा करा था लेकिन वो दोबारा भी कुछ बुरा कर सकते हैं। इसलिए हमें यही करना होता है, जो हाल ही में जेल से रिलीज हुआ होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। योंगजी कहती है ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा था तो तुम्हें पहले मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। मैं तो इस बारे में सोच सोच कर डर रही थी कि आखिरकार कौन जेल गया होगा। चांदनी कहता है लेकिन मुझे इसमें काफी पैसा फूकना पड़ा है। तुम जानती हो ना कि दोयंग किस तरह का इंसान है। योंगजी कहती है कितने पैसे हैं? चांदनी कहता है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें सारे पैसे देने पड़ेंगे या फिर तुम्हारे डैड को। मुझे लगता है इससे फ्यूचर प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। योंगजी सोचने लगती है दोयंग, मुझे लगा था वो सिर्फ एक राइटर है, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा गहरे समुद्र में डूबा हुआ है। चांदनी कहता है योंगजी तुम समझ रही हो ना मैं ताइमिन के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना होगा। तुम एक लौती हो जो ऐसा कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में चांदनी को देखते हैं जो कि अपने रूम में छुप कर बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर योंगजी नॉक करके कहती है ये मैं हूँ योंगजी, दरवाजा खोलो। चलो बैठ कर बात करते हैं। ये क्या, तुमसे तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तुमने तो दरवाजे का लॉक भी बदल दिया। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया? ताइमिन कहता है चली जाओ यहाँ से, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। योंगजी उसे डरपोक बोलती है। ताइमिन चिल्ला कर कहता है क्या ये सब मजाक चल रहा है? तुम जानती हो ना कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब भी मैं लड़कियों के पैरों को देखता हूँ तो मुझे गुस्बम्स आ जाते हैं। तभी योंगजी उसे थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है तो तुम्हें अच्छा लगता अगर मैं जेल चली जाती तो? अगर तुम भी ऐसा बर्ताव करोगे तो आखिर मैं किसके पास जाऊंगी? ताइमिन कहता है क्या तुम रो रही हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हें किसी ने मारा है। योंगजी कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, चांदनी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन क्या यही वक्त नहीं है जब हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहिए? इसीलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, और जब तक कि वक्त गुजर नहीं जाता मैं तुम्हारी साइड पर रहूंगी। नेक्स्ट सीन देखते वो लोग इंटीमेट हो रहे थे और ताइमिन कहता है क्या हम फिर से डेटिंग शुरू करें, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। योंगजी सोचने लगती है बेवकूफ, सिर्फ एक हफ्ते तक मुझे इसे झेलना है। ताइमिन कहता अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं ट्रॉमा से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा। योंगजी सोचने लगती है मुझे हंसी मत दिलाओ ताइमिन, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम जैसा कोई सेटिस्फाई कर सकता है? मुझे सिर्फ एक ही इंसान सूट करता है और वो है सिर्फ दोयंग। नेक्स्ट सीन में दोयंग
दोयंग को देखते हैं जो किसी जगह पर फ्लावर लाकर रखता है और कहता है काफी समय बाद मिले टीचर, आप कैसी हैं? आजकल बहुत सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, ऐसा लगता है मेरे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, इसलिए आप भी बताइए टीचर मुझे आखिर क्या करना चाहिए। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। उसकी टीचर उससे कह रही थी दोयंग तुम्हें क्या लगता है डिसलेक्सिया क्या होता है? दोयंग कहता है एक बेकार प्रोडक्ट है जो फिक्स नहीं होता है, उसे फेंक दिया जाता है। टीचर कहती है तुमसे ऐसी बातें किसने कही? दोयंग कहता है मेरे डैड ने, लेकिन ये सच बात है, बेकार चीजों को फेंक देना चाहिए। टीचर कहती है दोयंग मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम बेकार प्रोडक्ट नहीं हो। डिसलेक्सिया होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब होता है पढ़ने में बस तुम्हें और ज्यादा फोकस लगाना है। दोयंग चलो पढ़ाई अभी के लिए रोकते हैं, मुझे बताओ तुम्हें किस तरह के गेम्स पसंद है? दोयंग कहता है क्या आप मुझे ठीक नहीं करने वाली? टीचर कहती है कि ये तुम्हारे ठीक होने का सबसे पहला कदम है, उसके बाद टीचर तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगी। ओके चलो बाहर चलते हैं। दोयंग कहता है लेकिन फादर को पता चला तो वो डांटेंगे। टीचर कहती है कोई बात नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। फिर प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। सेजिन दोयंग से कहती है क्या कहा तुम टीचर से मिलने गए थे? फिर सेजिन याद करती है दोयंग ने पहले भी टीचर के बारे में उसके सामने जिक्र करा था। फिर वो कहती है तुम्हारा मतलब उसी टीचर से है जिसने कि तुम्हारा डिसलेक्सिया ठीक करा था, तो क्या वो टीचर गुजर चुकी है? दोयंग कहता है नहीं वो मिसिंग है। सेजिन कहती है क्या कहा मिसिंग? तो फिर तुम उसकी कब्र पर क्यों मिलने के लिए गए थे? दोयंग कहता है क्योंकि उन्हें गायब हुए 20 साल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। क्या हुआ, तुम क्यूरियस हो रही हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। सेजिन कहती नहीं मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। और वो सोचने लगती है ये अपने एलिमेंट्री स्कूल की टीचर से मिलने के लिए गया था, वो भी वो इंसान जो कि 20 साल पहले गायब हो चुकी हैं। आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि दोयंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो दोयंग से कहती है अगर तुम अभी भी उनसे मिलने के लिए गए थे इसका मतलब तुम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होगे। दोयंग कहता नहीं मुझे उनसे नफरत है क्योंकि उन्होंने मुझे ठीक नहीं करा था, उनसे मेरे साथ किया गया एक वादा तक नहीं निभाया गया। सेजिन कहती है रुको दोयंग तुम अचानक से मेरा गला क्यों दबा रहे हो, शांत हो जाओ। दोयंग कहता है तुम जाकर सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। सेजिन सोचने लगती है आखिर वो टीचर कौन है जिस वजह से दोयंग इस तरह से बर्ताव कर रहा है। मुझे ये बात तो पता थी कि दोयंग हमेशा से राइटिंग को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन आखिर वो टीचर कौन है? नेक्स्ट सीन में ताइमिन को देखते हैं जो मस्त सोकर उठता है और योंगजी की बातों को याद करता है और फिर सोचने लगता है सब कुछ भूल जाओ ताइमिन, तुम इस तरह से गिल्ट में नहीं जी सकते। दिमाग को बेहतर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है शॉपिंग करना। वाओ, शॉपिंग करने आने में एक अलग ही एहसास होता है। फिर वो मॉल में आकर कहता है जितनी भी नई चीजें आई हैं मुझे सब दिखाओ। वर्कर कहती है ठीक है मैं आपको वीआईपी रूम ले चलती हूँ। ताइमिन सोचने लगता है गिल्ट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आज मैं बस हमेशा वाला ताइमिन बनकर खूब शॉपिंग करूंगा। अरे ये क्या, मेरी कार्ड तो लिमिट तक पहुंच गई, लगता है आज के लिए बस इतना ही काफी है। लेकिन तभी वहाँ पर सेजिन आकर कहती है तुम ताइमिन हो है ना, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। ताइमिन कहता है ऑफ कोर्स, तुम दोयंग की गर्लफ्रेंड हो, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सेजिन कहती है मैं दोयंग के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ क्योंकि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। ताइमिन कहता है कि ये तुम्हारे पैर के साथ क्या हो गया? सेजिन कहती कुछ नहीं, मैं दरअसल बाथरूम में गिर गई थी। ताइमिन सोचने लगता है कि बेकार सस्ते कपड़े, आखिर दोयंग इस जैसी लड़की को क्यों डेट कर रहा है। फिर वो सेजिन से कहता है ठीक है तुम अपनी शॉपिंग करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी सेजिन उसे रोक कर कहती है दरअसल अगर तुम बिजी नहीं हो तो गिफ्ट लेने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? ताइमिन कहता है क्या कहा मैं? सेजिन कहती है हाँ तुम। ताइमिन सोचने लगता है हम तो क्लोज भी नहीं है तो ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है, मुझे मना कर देना चाहिए। एक मिनट, इसने योंगजी के ऊपर उल्टी करी थी और ये चाहती है गिफ्ट लेने में मैं इसकी मदद करूं। फिर वो सेजिन से कहता है माफ करना लेकिन मेरे बहुत हाई स्टैंडर्ड हैं। सेजिन कहती है कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मुझे अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा। ताइमिन सोचने लगता है ये तो कैफे में काम करती है ना, तो आखिर इसने कितने पैसे सेव कर लिए, लेकिन तुम जैसी लड़की मेरे टेस्ट को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर वो लोग एक बहुत महंगी वॉच शॉप में आते हैं। वर्कर उसे वॉच दिखाती है और कहती है कि ये 30 मिलियन वॉन की है। ताइमिन कहता है ये तो बहुत अच्छी है सेजिन, क्या तुम्हें पसंद आई? लेकिन सेजिन को बहुत घबराहट हो रही थी। ताइमिन सोचने लगता है अगर यहाँ पर योंगजी होती तो उसे बहुत मजा आता, वो जब तक कि इसको देखकर हंसती जब तक कि वो थक नहीं जाती। फिर से ताइमिन कहता है मुझे लगता है कि ये काफी सस्ती है, क्या आपके पास और ज्यादा महंगी घड़ी नहीं है? वर्कर एक और घड़ी दिखाकर कहती है कि ये 50 मिलियन वॉन की है। ताइमिन कहता है सेजिन जैसी तुम्हारी सिचुएशन है तुम इसे तो बिल्कुल नहीं खरीद सकती। लेकिन उल्टा ही
होता है। सेजिन कहती है मैं इसे खरीद रही हूँ। ताइमिन सोचने लगता है क्या ये लड़की पागल तो नहीं है, इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। फिर वो सेजिन से कहता है क्या तुम सच में इसे खरीद रही हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। सेजिन कहती है पैसा है ना, तुम इसके पैसे दे रहे हो ताइमिन। ताइमिन कहता है क्या मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं पैसे क्यों दूंगा। सेजिन कहती है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास 50 मिलियन वॉन भी नहीं है। ताइमिन कहता है कि ये 50 मिलियन वॉन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मुद्दे की बात तो ये है आखिर मैं दोयंग के गिफ्ट के लिए तुम्हें पैसे क्यों दूंगा। सेजिन उसके कान के पास आकर कहती है दोयंग ने तुम्हें मदद करी है ना कि तुम जेल ना जाओ, इसीलिए तुम्हें उसका भुगतान तो करना चाहिए। ये सुनकर तो ताइमिन काफी शॉक हो जाता है कि सेजिन को कैसे पता चला। सेजिन कहती है तुम उस वक्त क्राइम सीन पर थे ना, और दूसरे दिन तुम फ्यूनरल में भी आए थे। ताइमिन कांपने लगता और कहता लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। सेजिन कहती है अगर तुम जानना चाहते हो मुझे कैसे पता चला तो पहले मुझे ये खरीद कर दो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। सेजिन कहती है वाओ ये रॉलेक्स दोयंग को बहुत पसंद आएगी। ताइमिन सोचने लगता है आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, अब मुझे समझ आ रहा है योंगजी से नफरत क्यों करती है। ताइमिन कहता है मैंने तुम्हें घड़ी दे दी है तो जल्दी मुझे बताओ आखिर तुम्हें कितना पता है। सेजिन कहती है तुम इस तरह से कांप क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। सच तो ये है उस वक्त दोयंग जब बात कर रहा था तो मैंने सब सुन लिया था, वो लिस्ट के बारे में बात कर रहा था और आखिर कल्प्रिट कौन है उस बारे में भी। ताइमिन कहता है कौन सी लिस्ट, मुझे किसी लिस्ट के बारे में नहीं पता। सेजिन कहती है तुम इनकार कर रहे हो, क्या सच में तुमने ही उस लड़की को मारा था। ताइमिन चिल्ला कर कहता है क्या कहा मारा था, मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि योंगजी ने मुझसे कहा था। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है उसे चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए और सेजिन सोचने लगती है अच्छा तो योंगजी भी वहीं पर थी। फिर वो ताइमिन से कहती इसका मतलब उस लड़की को योंगजी ने मारा था। तभी ताइमिन गुस्से से कहता है कि तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम जब चाहो अपना इस तरह से मुंह चला सकती हो। क्या दोयंग को इस बारे में पता है कि तुम ये सब कुछ कर रही हो, क्या मैं उसे खुद जाकर बता दूं ताकि वो तुम्हें डम कर दे। सेजिन कहती है तुम्हें बताना है तो बता दो, अगर मेरा दोयंग के साथ ब्रेकअप हो गया तो मुझे यकीन है योंगजी को तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि वो दोयंग को काफी ज्यादा पसंद करती है, मैंने देखा था कि वो बार में किस तरह से दोयंग को देख रही थी, यहाँ तक कि सैटरडे नाइट को भी वो उससे मिलने के लिए गई थी। ताइमिन सोचने लगता है लेकिन उस दिन तो योंगजी मेरे साथ थी। सेजिन कहती है वैसे योंगजी यहाँ पर नहीं है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन योंगजी का ख्याल रखना क्योंकि तुम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि दोयंग उसे चुरा ले। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। ताइमिन अपनी कार में बैठा था और गुस्से से गालियां बके जा रहा था और सोचने लगता उस दिन योंगजी मेरे साथ थी लेकिन कहीं चली गई थी और आधी रात को उसने चिढ़ की वजह से मुझे दोबारा कॉल करके बुलाया। सच में मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उसके पास भागते हुए चला गया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम बस गुस्सा थी क्योंकि दोयंग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में कांग्यून को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा था। तभी वहाँ पर सेजिन आती है। कांग्यून कहता है बुरा तो नहीं है। सेजिन कहती है क्या बुरा नहीं है, वैसे तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कांग्यून। फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जब सेजिन कांग्यून से बात कर रही थी। कांग्यून कहता है तो तुम ये कह रही हो इस मामले में दोयंग का कोई लेना देना है। सेजिन कहती है मुझे डिटेल तो नहीं पता लेकिन दोयंग ताइमिन चानी सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं रहेगा अगर मैं पहले ताइमिन के क्लोज जाकर देखूं तो। वैसे ये बताओ वो कौन सा काम करता है या फिर उसकी हॉबीज क्या है। कांग्यून कहता है मुझे तो नहीं पता। सेजिन कहती है क्या नहीं पता। कांग्यून कहता है सच कहूँ तो जेल से निकले मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और मैं सिर्फ दोयंग पर नजर रख रहा था। सेजिन कहती है अरे यार एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से मेरे पैर की ये हालत हो चुकी है। कांग्यून कहता है एक आइडिया है, तुम उसे झांसे में लाकर सब कुछ उगलवा सकती हो। फिर प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। सेजिन कहती है लगता है हमारा टीम वर्क काफी अच्छा है। कांग्यून कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। सेजिन उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है और देखते हैं कि उसने ताइमिन के साथ जो कुछ बातें हुई थी रिकॉर्ड कर ली थी। कांग्यून कहता है इसका मतलब वो सब के सब कल्प्रिट हैं, काश इसी वक्त मैं उन सब लोगों को जेल में डाल सकता। सेजिन कहती है मैं कोई कमजोरी ढूंढने की कोशिश करूंगी और उस लिस्ट का भी पता लगाऊंगी। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि दोयंग को अकेले संभालना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज है जो कि हमारे फेवर में है। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, चोरी में जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे पकड़े जाने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। कांग्यून कहता है लेकिन अगर ताइमिन ने दोयंग को सब बता दिया तुम जानती हो ना तो क्या होगा। सेजिन कहती है फिक्र मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके साथ पहाड़ से कूद जाऊंगी। कांग्यून
कांग्यून कहता क्या मतलब, क्या तुम खुद को शहीद कर दोगी? खैर तुम्हें इस घड़ी की जरूरत नहीं है ना, तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। सेजिन कहती है तुम तो अमीर हो ना, तो फिर तुम इस घड़ी का क्या करने वाले हो? कांग्यून कहता है अमीर लोगों को भी फ्री की चीजें पसंद है, फिक्र मत करो, मैं सही वक्त आने पर इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में उसी कंपनी को देखते हैं जहाँ पर इंजॉन काम किया करती थी। वो किसी से कॉल पर कह रहा था मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये डिलीवरी गाय की गलती नहीं है, और राइडर वो खाना क्यों खा लेगा, वो कोई भिखारी थोड़ी ना है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और चायवुक सोचता है शुक्र की बात है, ये बस स्पैम मैसेज है, मुझे लगा था उस लड़की ने फिर से मुझे मैसेज करा, जब से मैंने उसको धमकाया उसने मुझे मैसेज नहीं करा, लगता है मेरी धमकी काम आ गई। तभी वहाँ पर बॉस आकर कहते हैं अच्छी बात है कि तुम अपने ऑफिस में ही हो, इससे मिलो, ये हमारा नया डिलीवरी राइडर है। और नए डिलीवरी राइडर को देखकर चायवुक की हालत खराब हो जाती है। देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कांग्यून था, और वो कहता है मेरा नाम कांग्यून है, आज से मैं यहीं पर काम करने वाला हूँ।